डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली ने भारत की तरफ से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने को ऐलानी जंग तस्वुर करने की मुत्तफ़िका करारदाद को मंजूर कर लिया। बिल्कुल ऐलानी जंग है। पानी बंद कर रहे हैं, किसी मुल्क का पानी बंद कर दें आप, किसी बस्ती का, किसी गांव का, लोगों का पानी बंद कर दें आप, और जो उनका पानी है, तो उसके बाद क्या लोग ऐलानी जंग नहीं है ये? तो ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो ये फॉल्स फ्लैग था या इंटेलिजेंस फेलियर था, वो नहीं बता रहे। राफेल का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उसमें फिर वो अंबानी आ जाएंगे उनके दोस्त, जो भी उनका इशू है। लेकिन कम से कम चूँकि पाकिस्तान को इसमें उन्होंने एक परेशानी खड़ी कर दी है पाकिस्तान के लिए 1 महीने से, तो इसलिए जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है ये। अच्छा, अब इसमें मैं ज़रा इसमें वक्त हुआ तो दोबारा से बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपसे बात करूँ कि वहाँ पे क्या हुआ है, इसराइल में क्या सूरत हाल है। पहली बात तो ये है कि स्टीव विटकॉफ ने जो ज़बान दी थी, और जो ज़बान ये दी थी उन्होंने हमास के लोगों से, जो कतर में बात होती रही, इजिप्ट में, बाकी मुल्कों में, वो बात उनकी होती रही कि आप ये ईदेन अलेक्जेंडर को छोड़ दें, स्टीव विटकॉफ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ये, उसके बाद ये इस तरह से या हमास और बाकी लोगों से बात हुई कि ये इतने दिन का सीज़ फायर होगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वहाँ पे ऐलान करेंगे, और ये सारी बात उन्होंने कर दी। और उसके बाद 2 रियासती हल की तरफ बढ़ेंगे, ज़ाहिर है तभी तो कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई आए थे वहाँ पर। लेकिन शायद कोई और लॉबीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा जो एक्टिव हैं, तो उसी से वो लिंक कर रहे हैं कि वहाँ पे चूँकि जो साउथ अफ्रीका है वो सबसे पहले गया था ये इसराइल के कत्लेआम के ख़िलाफ़ जो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में, इसलिए जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ये सारा, क्योंकि इलॉन मस्क ने ये भी कहा कि जी मैं चूँकि सफ़ेद फार्म हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे स्टारलिंक के लाइसेंस की परमिशन नहीं मिल रही, तो उसके ऊपर उन्होंने पहले कल बात भी की। उनकी कैबिनेट में, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे उनकी कैबिनेट में जो है वो सफ़ेद फार्म उनके मिनिस्टर भी साथ थे। लेकिन बहरहाल एक माहौल वहाँ बनना था, और ज़ेलेंस्की के बाद दूसरा वाक़या हुआ। लेकिन बहरहाल जो इसराइल में सूरत हाल है, सूरत हाल ये कि वो बातें ऐसे करके चले गए। देखें, इस वक्त जो है वो पीछे नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं तो जो है वो नहीं करूँगा, मेरे ऊपर दबाव है, मेरे ऊपर ये है। अच्छा, उन्होंने 5 महीने बाद नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो झूठ का पलन था। यानी आप नेतन्याहू और मोदी की दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाएं, गुफ्तगू मिलाएं, तो आप कहेंगे यार ये क्या। और ये जेरूसलम पोस्ट ने इनका पोस्टमार्टम किया, और नेतन्याहू का, और वो जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है, पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि सारा झूठ बोला है उसमें, सारी झूठी बातें की हैं कि ये किया, वो किया, फलां किया, ये उन्हीं के मीडिया जो है उनको पड़ गया। लेकिन इशू देखें, इशू ये सारा कि जो असल इशू है वो ये है कि एक तो वहाँ पर जो है वो एक शख्स ने, जिसका नाम इलियास रोतिग्रूज था, ये नाम था उस शख्स का, जिसने जूइश कैपिटल जूइश म्यूज़ियम वाशिंगटन डीसी में वो दाखिल हुआ। 31 साल उसकी उम्र थी, और वो जो है वो उसने जाके वहाँ पे 2 लोग जो उस म्यूज़ियम में मौजूद थे, लेकिन वो मुलाजिम थे इसराइल के सफारत खाने के, उनको उसने कत्ल कर दिया। और उनमें से एक जो है वो खातून, और एक जो है वो हज़रत, यानी एक साहब थे यारून लिंशकी, और दूसरी जो सारा। अच्छा, इन दोनों का कत्ल कर दिया इन्होंने। ये वहाँ म्यूज़ियम में थे, ये दोनों जो वाशिंगटन डीसी में इसराइली एम्बेसी के मुलाजिम थे, लेकिन उस वक्त म्यूज़ियम में तकरीब हो रही थी, वहाँ पे थे। वहाँ पर ये बंदा दाखिल हुआ, इसने गोली मारी, चला गया। इंपॉर्टेंट अहम तरीन बात यह है कि ये अमेरिकन जूइश है कातिल, तो ये मत समझें कहीं ये जो है, और वो उसने नारे लगाता रहा कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो, फ़लस्तीन को आज़ाद करो। ये जो है ये जूइश अमेरिकन है, ये जहन में रखें कि ये ना समझें कि ये जो है ये किसी और मज़हब से इसका ताल्लुक़ है। तो इसका नाम जो है वो इलियास रोतिग्रूज इसका नाम है, और ये जो है ये प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी वहाँ की कोई है, उसमें फाल रहा है, लेकिन इसने 2 लोग वहाँ पे कत्ल कर दिए। अब इशू ये है सारा कि यहाँ पर जो इसराइल में ज़रूरत है, तो यहाँ पर अरब ममालिक के साथ अब शामिल हो गई है, ये यूरोप भी आ गया, यूरोप, बरतानिया, फ्रांस, बाकी मुल्क भी साथ आ गए कि भाई ये गज़ा से जल्दी जंगबंदी कराई जाए, और कोई ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म कर रहा है, कोई प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि अमेरिका साइड पे हो गया तो पहले, अब बाकी मुल्क भी खुल के सामने आ गए कि भाई फ्रांस है, बड़े ज़बरदस्त उनका एक पुराना ताल्लुक़ रहा है इस पूरे इलाके से। तो बात ये सारी कि अब इस पूरी पिक्चर में हूथीज़ ने फिर 2 मिसाइल दाग दी है,
और वहाँ पर वो उनका बस नहीं चल रहा कि वो ईरान पे अटैक करें, उनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि देखें अगर इस मरहले पे ये नेतन्याहू फंसा हुआ है इस वक्त, बिल्कुल ऐसी फंसा हुआ है जैसे वहाँ पे वो फंसा हुआ है ज़ेलेंस्की। अच्छा, नेतन्याहू अगर ये कह देना इस वक्त कि मैं ये दो रियासती हल पे मान गया हूँ, ये कह दे, या ज़रा सा, तो इसको मार देंगे इसके लोग, इसको मार देंगे। मैंने ना ये जो पुरतशद्दुद, क्योंकि ये कोई इलेक्शन या कोई इंतखाबात या पब्लिक ओपिनियन या ऐसे इस तरह के लोग नहीं है ये आरएसएस के, ये जो सोच है सारी, यानी जो एक बिल्कुल इंतहा पसंदी की, सेहूनियत की वहाँ पे और यहाँ पे जो आरएसएस की, उसमें कहीं पर ये नहीं, उसमें कत्ल कर दो, ठीक है, मार दो, जो कातिल है वो हीरो है, मतलब इस तरह करके वो नेशनल हीरो है जिसने गांधी जी को मारा। तो मतलब इस तरह की अगर सोच आ जाए, अब मसला ये कि उपाटाइड जो उनकी रजीम है, तो ये उपाटाइड रजीम को या पताइड रजीम को, इसको तो कहते हैं कि इंडिया में जो रजीम है ये भी वही है, कि भी नस्ल परस्त और कौम परस्त और रंग परस्त, और इसको भी वही नाम देते हैं जो कि साउथ अफ्रीका में थे एक वक्त, जो नेल्सन मंडेला ने ख़त्म किया था। लेकिन इशू ये है कि 2 मिसाइल दाग दिए इन्होंने हूतीज़ ने, और साथ ही हूतीज़ ने ऐलान किया कि हम हैफा की जो बंदरगाह है उसका नेवल ब्लॉकेट करने जा रहे हैं अब। यानी हैफा जो है उसका एक बड़ा तारीखी पस मंज़र है। एक तो ये कि पुरानी हज़ारों साल से एक ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक शहर था, और ज़ाहिर है कि उस्मानिया दौर में तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन बाद में 1929-30 में इसको प्रॉपर यहाँ पे बरतानिया ने इसको एक पोर्ट बनाया, और ये उससे पहले उस मतलब डीप पोर्ट बना दिया बाद में, और ये सारा। लेकिन ये उनकी इसराइल की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितने लोग वहाँ पे यूरोप से आते थे यहाँ इसराइल की रियासत को कायम करने के लिए, वो इस बंदरगाह पे उतरते थे जो कि हैफा की बंदरगाह है, और हैफा की बंदरगाह पे वो उतरते थे, तो उनके लिए तारीखी तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बंदरगाह को पहले ही इसका जो है वो उस पर, लेकिन अब उसका ब्लॉकेट करने जा रहे हैं हूतीज़, और नेवल ब्लॉकेट अगर वो कर रहे हैं इसका, तो उसके नतीजे में इनके जो कमर्शियल कार्गो है और बाकी जो इसराइल के सारे वो यानी अब देखें ना, पहले उन्होंने बहरे अमर का किया हुआ था, यहाँ पे रेड सी में उन्होंने किया हुआ था, और अब वो कह रहे हैं कि हम ईस्ट मेडिटेरियन की पूरी जो सप्लाई चेन है और शिपिंग है वो सारी मुतासर होगी अगर वहाँ पे हूतीज़ जो है वो ब्लॉक करते हैं पूरा इलाका। अच्छा, ये हैफा को आप ज़हन में रखें कि ये वो हैफा की बंदरगाह है जिसको ये ग्लोबल ट्रेड को मैं कोट कर रहा हूँ, 25th हूतीज़ एक्सपेंड मैरीटाइम थ्रेट्स विद ब्लॉकेड ऑन इजराइल्स हैफा पोर्ट, ठीक है। तो 25th हम दिखा दें तो ये मैरीटाइम थ्रेट जो है ये हैफा को ब्लॉक करने जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर हैफा को ये ब्लॉक करते हैं तो ये बात जहन में रखें कि ये वो हैफा है दोबारा फिर यहाँ पे जो भारतीय वज़ीर आज़म है मोदी, उनके फिर दोस्त का नाम आता है, क्योंकि हैफा की वो बंदरगाह है जहाँ पर चाइना ने जो है वो अपनी सरमायाकारी की थी, और चाइना ने अपनी सरमायाकारी की थी, और उसके बाद यहाँ माइक पॉम्पियो आए थे, और माइक पॉम्पियो ने यहाँ पर आके उनको कहा था इजरायलीज़ को कि हमें यहाँ पे चाइना नहीं चाहिए, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा, हमें यहाँ पे चाइना नहीं चाहिए, चाइना को आप बंद करें। तो फ़ौरन उसके बाद फिर भारतीय वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी ने अपने आप को आगे पेश किया था, और उन्होंने कहा था कि 1.2 बिलियन डॉलर्स डायरेक्ट पे किए थे अदानी ने, ठीक है। ये मैं 26 स्लाइड कोट कर रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे। ये इन्होंने हैफा पोर्ट को लेने के लिए 1.2 बिलियन डायरेक्ट पे किए थे। अच्छा, और ये जो है ये इसमें ख़ुद फिर वहाँ पर नेतन्याहू आए थे, और नेतन्याहू साहब ने जो है वो उसको इसका जो है वो मौसूवी आपस में इनके पैसे वैसे नज़रिया जो भी मिलते हैं इनके से उन्हीं, और मैं उस पर क्या, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो अब इशू ये हुआ है कि वो चूँकि रेड सी में और हैफा में जो हूतीज़ हैं उन्होंने कहा हुआ है चाइना को, तो चाइना दोबारा वहाँ पे चाइना मौजूद रहा, लेकिन उस पोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो चला गया इनके पास, किन के पास, ये अदानी ग्रुप है। अब किस्मत देखें, एक जगह अंबानी आ रहा है राफेल में, एक जगह अदानी आ रहा है, यानी अंबानी और अदानी के दरमियान मोदी सरकार फंसी हुई है इस वक्त, उसको बचाएं क्या इसको बचाएं। वो जो इन्होंने सारा का सारा मामला किया उसके साथ, तो अब जनाब, लेकिन अब पता चल रहा है कि वहाँ पर चूंकि दूसरा कोई काम ही नहीं कर पा रहा, तो दोबारा चाइना
हैफा पोर्ट पे चाइना काम कर रहा है। न्यूज़ वीक को मैं कोट कर रहा हूँ कि चाइना एक्सपेंडिंग हैफा पोर्ट इंगेजिंग इसराइल इंडेजरिंग इसराइली एंड अमेरिकन सिक्योरिटी, न्यूज़ वीक ये कह रहा है। अच्छा ये, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात ही बताऊं कि वो जाहिर है कि कोई ना कोई तो उस पोर्ट के ऊपर सब भाग गए हैं छोड़ के। 1-1 मिलियन लोग जो हैं वो अचानक रात के वक्त सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, वो एरो और थाड और ये वो सारे मिसाइल बेकार हैं। तो ये इस वक्त इसराइल के लिए आपका क्या ख्याल है? जो ट्रंप हैं जिन्होंने मैं जंगें ख़त्म करवाऊँगा, तो एक ही जंग भी नहीं, जाहिरियत को रोकने में वो कामयाब हुए हैं। और न्यूक्लियर वॉर जिसका वो बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर, और वो ये जो भारतीय जारियत थी वो पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था अपने आप को, जिसमें डिफेंड करते करते उनके जहाज़ गिर गए और बाकी जो है वो पूरी दुनिया कह रही है ये फंस गए। तो बात ये सारी कि इसमें इस पूरी कहानी में जो इशू है वो ये है कि अब आप किस्मत देखें, एक जगह अदानी फंसा हुआ, एक जगह अंबानी फंसा हुआ। ये मोदी सरकार को क्या सोच आई कि 22 तारीख को मैं कुछ करता हूँ, और ये उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी बना के, और आप फंसे हुए हैं कि एक सवाल का जवाब नहीं है दुनिया के लिए ना अपने लिए। अच्छा इशू ये सारा कि अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके सामने 2-4 इश्यूज़ हैं। एक ये है कि स्टीव विटकॉफ कहीं रिज़ाइन ना कर जाए, क्योंकि स्टीव विटकॉफ ने 2-3 जगहों पे इन्वॉल्व हुए ना स्टीव विटकॉफ। एक उन्होंने अरब ममालिक के साथ उनके ज़बान दी हुई ताल्लुकात हैं, फिर वो इन्वॉल्व हुए यूक्रेन में, उधर इन्वॉल्व हुए, ना उधर जंग ख़त्म हो रही है ना इधर ख़त्म हो रही है जाहिरियत। अच्छा जो बातें उन्होंने कही वो हमास ने भी मानी, अरब ममालिक ने भी मानी कि ट्रंप साहब भी आ गए, वो यहाँ से उन्होंने पैसे भी दिए, इन्वेस्टमेंट, ये जेन में रखें, पैसे कैश नहीं दिए, ये पैसे 10 साल में जाएंगे, बाकी होगा सारे मामला मुल्कों के रियासतों के दरमियान इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सारी तब शराइत उन शराइत से वाबस्ता हैं जहाँ पे वरना अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा फौरी तौर पे। अगर ये ज़रा सा मामला इस साल वैसे ही जो है वो इकॉनमी दुनिया भर की बड़ी ख़राब हालत में है, तो फौरी तौर पे वो रिसेशन में अमेरिका चला जाएगा अगर ये कोई नई जंग छेड़ी। तो ये जो है अब वो कैसे रोकें, ये बात तो कहते हुए बड़ा अजीब हमारे इसराइली लॉबी। तो नेतन्याहू, मैंने आपसे कहा नेतन्याहू अगर ये मान लेता है, अल्लाह लेना मानना पड़ेगा, वरना इतनी पिटाई इसकी होगी चारों तरफ से होगी ना। अब तो यूरोप भी आ गया, अब तो अरब भी आ गए, अब तो ये उधर सारे उधर तैयब अर्दगान तो है, सऊदी अरेबिया, यूएई, सारे कतर वतर सब मिला के इसकी पिटाई करेंगे प्रॉपर। और वो कल इन्होंने फायरिंग भी कर दी, वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स थे उनके पे गोलियाँ चला दी। वो जनाब वो एक नया हंगामा खड़ा हुआ है वहाँ पे। बहरहाल वो जनीन का दौरा कर रहे थे डिप्लोमेट्स, उन पर फायरिंग कर दी इनके लोगों ने। अभी फंसे हुए हैं कि बीच में क्या करें, बीच में थोड़ी सी ट्रक थोड़े से छोड़ते हैं, फिर इनके लोग खुद लूटना शुरू कर देते हैं। अच्छा शिन बित के सरबराह को जो बरतरफ किया अदालतें बहाल कर दी है, और क्या है कि नया शिन बित का सरबराह नहीं आप ला सकते, तो खाना जंगी की तरफ चला गया इसराइल बहुत ज़्यादा। अब उधर से ज़ेलेंस्की जो है वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की का ये कहा कि भाई वो तो मेरा तो बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं तो उससे पीछे हट रहा हूँ। बाकी ज़ेलेंस्की बात करे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। तो आपका क्या ख्याल है इस वक्त? वो जर्मन जो नेटो की जो बेस है वो वहाँ से कोई 1 लाख फौजियों को कहेंगे भेज के कि जाके ज़ेलेंस्की को बचाओ, इस अमेरिकन फौजियों को, या इस वक्त वो जो है वो इसराइल की मदद के लिए भेजेंगे, वहाँ से 2-2.5 लाख फौज उतारेंगे, इसराइल को बचाओ प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है? या वो भारत अगर अपनी जायरियत से नहीं बाज आया, देखें वो हो ना हो, किसी के साथ कोई हो ना हो, पाकिस्तान के साथ कोई हो ना हो, अल्लाह के सहारे एक कौम जो है वो अपना 2 कौमी नज़रिया कश्मीर के मामले पे एक तारीखी उसका नुक्ता नज़र है जिसके और वो ये चीज़ें और पानी तो खैर बाद में इन्होंने गन की हुई है ना। इशू ये है कि ये वो इश्यूज़ हैं जो बैनुल अक़वामी अदालतों में, बैनुल अक़वामी जगहों पे ये इश्यूज़, यानी 2 कौमी नज़रिया तो हमारी बना, लेकिन जो कश्मीर का मामला है वो तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उनको पता है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में जा चुका हुआ है मसला, तो उसके ऊपर वो मामला जो है वो। अच्छा अब थर्ड पार्टी तो आ गई ना ऑलरेडी, अगर चाइना है, अगर टर्की है, अगर बाकी मुल्क हैं, तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी तो आ गई हैं, दुनिया की बड़ी कुव्वतें और बड़े ममालिक, और उसमें जो है वो अमेरिका आ गया। देखें ना अब अमेरिका इसको मतलब ये बात ही नहीं कर रहे, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया, क्या था वही सिंदूर, मतलब बताएं, ये था कि जवाब में आपने उसको ख़त्म करके भी दहशतगर्दी शुरू करनी है। तो ये एक बड़ा एक संगीन मामला है कि फिर दोबारा सारा सिलसिला जो है वो जा रहा है जंगों की तरफ। मैंने आपसे कहा ना कि अब उनके प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी तक अचीवमेंट क्या है? 2 जगहें ख़राब हो गई हैं, एक वो ख़राब हो गया मामला यूक्रेन का, उधर पुतिन कह रहे हैं कि मेरी शराइत पे बात करो, तो उधर वो ज़ेलेंस्की को उसके लोग, आप यकीन करें जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं यूक्रेन के अंदर,
यूक्रेन में आके वो कहे कि ज़रा फौजियों ज़रा वापस आ जाओ, मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, और वो इलाके चले गए, खैर है, बाकी जो इलाके रह गए थोड़े से, तो जेलेंस्की को वो छोड़ेंगे? अभी वो मैड्रिड के अंदर एक मर्डर हो गया है, जो पिछले प्रेसिडेंट थे उनका एक एडवाइज़र था, उसको वो यूक्रेन के यानी जेलेंस्की के करीब आ गया था, उसको पता नहीं किसने मार दिया वहाँ पे। तो बात ये है मैड्रिड के अंदर स्पेन में, तो बात ये सारी कि ये बड़ी, जब इस तरह के मामला उलझ जाते हैं ना, तो फिर उसमें अपने ही लोग आपके साथ वहाँ पे अपने ही, अब मुझे बताएं इस वक्त वो कहेगा कि अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे फंस गए कि मैं तो अखंड भारत बनाने आया था, मैं तो ये करने आया था, मैं तो वो करने आया था, मेरे हाथ से नेपाल भी निकल गया, मेरे हाथ से बांग्लादेश भी निकल गया, मेरे हाथ से जो है वो ये भी हो गया, वो भी हो गया, और पाकिस्तान ने पिटाई कर दी आखिर में। और जो बैनुल अक़वामी रेफरी है जो हमारे साथ था, ये तो रेफरी मिला के खेल रहे थे तो रेफरी के जो है उसने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, तो क्या करें भाई? तो मतलब है कि देखें, नीदरलैंड क्या करेगा, फ्रांस क्या करेगा? हाथी के पाँव में सबका पाँव, सारे वेस्टर्न ऊबर अमेरिका ने कह दिया, खत्म हो गई बात। वो जेलेंस्की को बचा पा रहे हैं इस वक्त? नहीं बचा पा रहे ना। अब इनको बताना पड़ेगा खुल के, इनके लोगों ने, दुनिया ने इनको यहां से पकड़ लिया। पाकिस्तान तो इनसे सवाल पूछ रहा है ना कि बताएं कि हमारे दहशतगर्दी क्यों कर रहे हैं, और हमारा इशू अपनी जगह है। इशू हमारा कश्मीर था, इशू कुछ भी नहीं था। हमने कहा था कि कश्मीर और दो कौमी नजरिया, इसके ऊपर इनको प्रॉब्लम हो गई। ये पूरा किस्सा विस्सा बना के फॉल्स फ्लैग, अभी तक नहीं बता रहे कि कोई अदालती कमीशन बनता है, कोई तहकीकात होती हैं, कोई लोग वहां पे जाते हैं, कोई आप मतलब बिल्कुल गायब, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। हद, यूट्यूबर ये था, ये पाकिस्तान का जासूस था। मतलब इनका क्या तमाशा लगा, ये यूट्यूबर, अब पता चलता है कितने यूट्यूबर हैं भारत में, इतने यूट्यूबर रहते हैं, अच्छा ये पाकिस्तान में थे। ओ भाई, ये क्या कर रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं? अजीब सी बात हुई। मतलब कल को आप कहेंगे वहाँ भारत में ये नुसरत फ़तेह अली खान का, ये मोहम्मद रफ़ी के गाने कौन सुनता है, ये मुसलमान थे तो पकड़ के इनको। मैंने आपसे कहा ना, ये कुछ पुरतशद्दुद से चूँकि लोग हैं ना, इसलिए इनके जहनों में तशद्दुद और दहशतगर्दी और कत्ल के अलावा कुछ नहीं आता।